अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉलर फार्मेसी पे आप सबको स्वागत है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 21-22 में आया हुआ पेपर को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पेपर 3 सेक्शंस में आते हैं। पहला सेक्शन पार्ट ए कहलाता है, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होता है और ये टोटल आपका 30 नंबर का ये सेक्शन होता है। पार्ट बी में 10 क्वेश्चन करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है और ये भी सेक्शन टोटल आपका 30 नंबर का होता है। पार्ट सी में 20 क्वेश्चन करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है और ये भी सेक्शन टोटल 20 नंबर का होता है। तो आइए क्वेश्चन पेपर पे एक नज़र डाल लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आइए पार्ट ए को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन 1, ड्रा अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ सेल, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सिंपल सा सेल का आपको डायग्राम बनाना है और उसकी लेबलिंग कर देनी है। साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन है उसको डिस्क्राइब करना है। तो दोस्तों ये है आपकी ह्यूमन सेल या एनिमल सेल कह लें। जैसा कि आपको पता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट सेल कहलाता है। तो सेल में डिफरेंट टाइप के आपके ऑर्गेनल्स उपस्थित होते हैं, जिसके अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका प्रोक्सिसोम हो गया, न्यूक्लियस है, लाइजोसोम है, गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ऐसी अदर ऑर्गेनल्स भी इसमें उपस्थित हैं। आपको कॉपी में ये स्ट्रक्चर बना देना है। पहले क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट था उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करनी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि ऑर्गेनल्स है होता है, ये आपके सेल के अंदर उपस्थित होता है। स्पेसिफिक टाइप के आपके ये ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसका मेन रोल होता है एनर्जी का प्रोडक्शन करना या एटीपी का फॉर्मेशन करना। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लें, फिर इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये है साधारण सा माइटोकॉन्ड्रिया, आपको दिख रहा होगा। अब इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन इसमें उपस्थित होती है। आउटर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? ये बैरियर का काम करता है, ठीक है। पूरे माइटोकॉन्ड्रिया घेरे होती है और बैरियर काम करता है। किसके बीच में? ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्म के बीच में एक बैरियर काम करता है। और इसी आउटर मेम्ब्रेन पे प्रोटीन्स उपस्थित होती हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये ऐसा स्पेस होता है कि जो आपके आउटर मेम्ब्रेन होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये स्पेस आपका जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको स्टोर भी करता है, साथ साथ वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ये काफ़ी फोल्ड में उपस्थित होते हैं और यही आगे चल के क्रिस्टा का फॉर्म भी करते हैं। फोल्ड होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके चलते जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं वो आसानी से वहाँ पे हो सकती हैं। और इसमें डिफरेंट टाइप के आपके प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती हैं उसमें आपके डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, जो कि आपके एनर्जी के प्रोडक्शन में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मोस्ट कंपार्टमेंट कहलाता है और ये आपके इनर मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होते हैं। इसमें जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप के आपके एंजाइम्स उपस्थित होते हैं मैट्रिक्स में, जो कि अहम रोल प्ले करते हैं सिट्रिक साइकिल में, जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उस क्रेब्स साइकिल में जो एंजाइम की का यूटिलाइजेशन होता है
उस टाइप के एंजाइम को ये मैट्रिक्स होल्ड किए रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात करें तो ये एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो कि मेन एनर्जी की करेंसी कहलाती है। वहीं पे सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि आपके फ्यूल का काम करते हैं, फ्यूल जनरेट करने का काम करते हैं। ये फ्यूल ऑपरेंट कहाँ से करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, प्रोटीन है। ये जब ब्रेक डाउन होते हैं तो यहाँ से आपकी एनर्जी का निर्माण होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आपकी इनर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उपस्थित होती है, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती हैं ये आपके प्रोटीन्स वगैरह की बनी होती हैं और इनर मेम्ब्रेन पे उपस्थित होती हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कराता है, कैल्शियम को रेगुलेट कराने का काम करता है। ठीक है। और एपोप्टोसिस रेगुलेशन, एपोप्टोसिस मतलब कि जो नेचुरल सेल डेथ होती है इसमें भी अहम रोल प्ले करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये है सिंपल सा फंक्शन किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। क्वेश्चन 2 पे नज़र डालते हैं। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड किससे मिलके बना होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्लड एक तरह का फ्लूइड होता है जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और ये डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को डिलीवर करने का काम करता है और होम्योस्टेसिस बनाए रखने का काम करता है। तो जो आपका ब्लड है वो आपके दो तरह के कंपोनेंट से कह सकते हैं, या दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है, फॉर्म्ड एलिमेंट में और प्लाज्मा में। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है? जिसमें आपकी सेल्स आती हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लाज्मा क्या होता है? ये भी आपका एक तरह का फ्लूइड होता है जिसमें तकरीबन आपका वाटर, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं और ये ब्लड का टोटल 55% प्लाज्मा ही होता है। काम क्या करता है प्लाज्मा? तो ये एक तरह का मीडियम है जो कि डिफरेंट टाइप के आपके न्यूट्रिएंट्स, गैसेस हैं, हार्मोन्स है या वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। आरबीसी की अगर हम बात करते हैं, रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट्स, इसमें एक तरह की प्रोटीन उपस्थित होती है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन काम क्या करता है? ये ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और ट्रेवल कराता है पूरी बॉडी में। ठीक है। जहाँ पे जिस सेल को, जिस टिश्यू को नीड होती है ऑक्सीजन की, वहाँ तक वो कैरी कराता है। वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेता है और फिर वो लंग्स तक लाता है, जहाँ से हम एयर को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका इम्यून सिस्टम में एक तरह का रोल प्ले करता है, मतलब डिफेंसिव रोल प्ले करता है और इसमें डिफरेंट टाइप की आपकी सेल्स होती हैं, जैसे आपके न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल। ये सब क्या है? आपकी डिफरेंट ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। वाइट ब्लड सेल को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स के नाम से। और तीसरी जो हमारी सेल है वो आपकी प्लेटलेट कहलाती है या थ्रोम्बोसाइट्स भी उसको कहते हैं। प्लेटलेट का क्या रोल होता है? ये आपके जो भी ब्लड का रिसाव हो रहा होता है या ब्लड वेसल्स जहाँ पर रैप्चर हो जाती हैं और ब्लड रिसना शुरू हो जाता है, उस पर्टिकुलर एरिया में जाके ये एग्रीगेट करता है और ब्लड क्लॉटिंग में अहम रोल प्ले करता है, जिसके चलते हीमोस्टेसिस होती है। ठीक है। अब ब्लड के फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये ट्रांसपोर्टेशन कराता है। क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट कराता है? आपके ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इन सब को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। साथ साथ ये रेगुलेट भी कराता है कि किस चीज़ को, हमारे जो बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं उसको मेंटेन करता है, मतलब होम्योस्टेसिस करता है। लाइक बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना, पीएच को बैलेंस करना, फ्लूइड को बैलेंस करना, ये सब काम आपका ब्लड कराता है। वहीं पे इम्यून डिफेंस का भी ये काम करता है। जैसा कि हमने बताया, जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म शो करती हैं, मतलब अगर बाहर से कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर आता है या फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं तो ये क्या करते हैं? उसको ब्रेक डाउन करके एलिमिनेट करने का काम करते हैं। क्लॉटिंग में भी ब्लड का अहम योगदान होता है। जैसा कि आपको पता है, प्लेटलेट
ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में। तो ये हैं इसके कुछ फंक्शंस, इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रा अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ हार्ट, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ हार्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। तो हमें हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना है और उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। जैसा कि आपको पता है कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि आपके चेस्ट में उपस्थित जो सेंटर एरिया होता है उसके स्लाइटली लेफ़्ट साइड में ये हार्ट उपस्थित होता है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ये ब्लड को पंप कराता है और जिसकी वजह से ब्लड के थ्रू आपकी ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है और जो एसेंशियल सब्सटेंस है वो आपके सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, इन सब तक पहुंचते हैं। तो पहले हम हार्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को और फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा हार्ट का एक स्ट्रक्चर, आपको यही स्ट्रक्चर बना देना है, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। वॉल्स होती हैं आपकी, जैसे आपके पल्मोनरी वॉल्स हो गया, आपका एओर्टिक वॉल्स हो गया, आपका ट्राइकस्पिड वॉल है, मिट्रल वॉल्व है। तो ये वॉल्स होते हैं जो कि ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, इसके अकॉर्डिंग ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में और वहाँ से फिर लंग्स और पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। आइए इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम ये आपका अपर चैम्बर होता है, राइट साइड में उपस्थित होता है हार्ट के, और ये क्या काम करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, कहाँ से, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से। एक बार जब ब्लड राइट एट्रियम में आता है तो वहाँ से वो राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड वहाँ से इजेक्ट होके लंग्स में पहुँचता है, जहाँ पे वो ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और वहाँ से होता हुआ वो फर्दर कहाँ पे पहुँचता है, लेफ़्ट एट्रियम में। ठीक, तो अब जब लेफ़्ट एट्रियम में पहुँचेगा तो वो जो ब्लड है वो आपका ऑक्सीजन ब्लड हो चुका होगा। लेफ़्ट एट्रियम से ये होता हुआ फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में इंटर करता है। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ से ब्लड एओर्टा के माध्यम से इजेक्ट होके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, अब इंटरवेंट्रिकल सेप्टम क्या होता है, ये ऐसा एरिया है जो कि आपके राइट और लेफ़्ट साइड को डिवाइड करने का काम करता है, हार्ट के राइट और लेफ़्ट साइड को डिवाइड करता है। एओर्टिक वॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे उपस्थित होता है, ये आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में उपस्थित होता है। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड इजेक्ट होके इसी वॉल के थ्रू होता हुआ एओर्टा में पहुँचता है और फिर वहाँ से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। पल्मोनरी वॉल की अगर हम बात करें तो ये आपके राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में उपस्थित होता है। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड इसी वॉल के थ्रू इजेक्ट होके पहुँचता है पल्मोनरी आर्टरी, फिर वहाँ से लंग्स में पहुँचता है, जाता है। वहीं पर ट्राइकस्पिड वॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में उपस्थित होता है, जो कि ब्लड को राइट से एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचाने का काम करता है। वहीं पे मिट्रल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में उपस्थित होता है, जहाँ से ये वॉल जब ओपन होता है तो लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुँचता है। सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा की अगर हम बात करते हैं तो सुपीरियर वेना केवा ये आपकी लार्ज वेन होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से, अपर बॉडी पार्ट से लेके राइट एट्रियम में पहुंचाने का काम करती है। इन्फीरियर वेना केवा ये भी आपकी लार्ज वेन होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लोअर बॉडी पोर्शन से राइट एट्रियम में पहुंचाने का काम करती है। अब हार्ट का फंक्शन देख लें तो ये एक फंक्शन है इसका पंप करना। ठीक है, तो पंपिंग एक्शन पंप करता है जिसके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ब्लड का सर्कुलेशन कराना, ये हार्ट ही है, जब पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फोर्सफुली ब्लड इजेक्ट होता है और उसके चलते ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कराने के भी काम करता है, अपने अकॉर्डिंग ये एडजस्ट करता है ब्लड प्रेशर को। वहीं पे इलेक्ट्रिक कंडक्शन, जैसा कि हार्ट अपने आप जब पंप करता है तो स्पेशलाइज इसमें सेल्स होती हैं, वो सेल क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल का
कंडक्शन कराती हैं, जैसे आपके एसए नोड हो गए, एवी नोड हो गया, बंडल ऑफ ह्यूज हो गया, प्रोकिंजे फाइबर हो गया। ये क्या है, कंडक्टिंग सिस्टम कहलाते हैं। इसके थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या होते हैं कि कंडक्शन करते हैं। तो एक तरह से जनरेशन होता है, एसए नोड ही फॉर्म करता है और फिर वो कंडक्ट कराने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डिस्क्राइब द वेरियस सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देना है। तो पहले जान लें एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड ये आपका एक स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होता है, पूरा ग्रुप होता है, एक समूह होता है जो कि हार्मोन का प्रोडक्शन और हार्मोन को रिलीज़ कराने का काम करता है। इसमें क्या होता है कि डक्ट्स उपस्थित नहीं होती है, डक्ट्स लेस होता है। ये डक्ट्स मतलब एक पाइप जिसके थ्रू कोई केमिकल ट्रेवल करे एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया तक। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स नहीं होती हैं, तो ये डायरेक्टली कहाँ पे रिलीज़ करता है अपने केमिकल को, हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में। जब कोई भी केमिकल ब्लड स्ट्रीम में पहुँचता है तो वो फिर पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। तो ये हार्मोन भी आपके ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं, फिर वहाँ से जिस सेल पे नीड होती है, जहाँ पे उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, वहाँ पे वो हार्मोन जाके बाइंड होता है और अपना रिस्पॉन्स शो करता है, अपना एक्शन शो करता है। और इसके चलते हमारी बॉडी के डिफरेंट टाइप की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं और हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में कामयाब रहती है। अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपका एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम का ही हिस्सा है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपके मास्टर ग्लैंड से के नाम से भी जानी जाती है। और ये उपस्थित कहाँ पे होती है, ये आपके ब्रेन में उपस्थित होती हैं, हाइपोथैलेमस के नीचे ये उपस्थित होती हैं। और इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब सामने वाला, पोस्टीरियर मतलब उसके बैक साइड वाला, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से अलग टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, वहीं पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अलग टाइप के हार्मोन। आइए देखते हैं कौन कौन से हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं। तो पहले एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रेशन को हम देख ले कि ये क्या क्या सिक्रेट करता है। ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन हमारे बोन के, हमारे मसल्स को, डिफरेंट टाइप की सेल्स ऑर्गन्स हैं, इन सब को ग्रोथ करने में अहम रोल प्ले करता है। और डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है या फंक्शनिंग होती है, इसमें ये अहम रोल प्ले करता है। प्रोलैक्टिन की जहाँ तक बात करते हैं तो प्रोलैक्टिन भी ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट होता है और ये मिल्क के प्रोडक्शन में अहम रोल प्ले करता है फीमेल्स के। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये आपके थायराइड ग्लैंड पे इम्पैक्ट डालते हैं। रिलीज़ कहाँ से होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और ये इनिशिएट करते हैं थायराइड ग्लैंड को कि ये T3 और T4 जो हार्मोन होते हैं उसको रिलीज़ कराएं। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये हार्मोन भी आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है और ये एड्रिनल ग्लैंड जो कि आपकी किडनी के ऊपर उपस्थित होता है ग्लैंड, वहाँ पे ये इम्पैक्ट डालते हैं और उससे कहते हैं कि कॉर्टिसोल को रिलीज़ करो। और फिर वो कॉर्टिसोल आपके डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के नाम से जाना जाता है और ये आपके ओवेरियन फॉलिकल्स को, जो कि फीमेल्स में उपस्थित होता है, उसके डेवलपमेंट में ये अहम रोल प्ले करता है। साथ साथ मेल्स में स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ाने का भी ये काम करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो ये FSH के साथ मिल के मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कराता है, साथ साथ ओवोल्यूशन को रेगुलेट कराता है। वहीं पे अगर मेल में हम बात करते हैं तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये क्या काम करता है, टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। अगला जो आपका हार्मोन है वो आपका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये भी आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और ये आपके स्किन पे अहम रोल प्ले करता है और साथ साथ एपेटाइट और सेक्सुअल एरोजॉल में भी ये अहम रोल प्ले करता है। अब देख लें पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज़ होता है। तो यहाँ से दो टाइप के हार्मोन आपके रिलीज़ होते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। एंटी डायबिटिक हार्मोन को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, वैसोप्रेसिन के नाम से। ये क्या काम करता है, ये आपके वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है या बैलेंस बनाने का काम करता है, साथ साथ आपके इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करता है। कैसे करता है
कि आपका जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, नेफ्रॉन का एक पोर्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ पे और साथ साथ आपका डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल, इस एरिया में ये एंटीडायरेटिक हार्मोन इम्पैक्ट डालता है और वहाँ से वाटर को रीएब्जॉर्ब कराने का काम करता है। तो अल्टीमेटली यूरिन का जो प्रोडक्शन हो रहा था ज़्यादा, उसको कम करने का भी काम करते हैं एंटीडायरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करते हैं तो ये चाइल्ड बर्थ में अहम रोल प्ले करता है और मिल्क के इजेक्शन में ये अहम रोल प्ले करता है। क्या? ऑक्सीटोसिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रा अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम, डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन सिस्टम का डायग्राम बनाना है और प्रॉपर उसकी लेबलिंग कर देनी है और यूरिन कैसे फॉर्म होता है उसका पूरा प्रोसेस लिखना है। तो दोस्तों ये दिख रहा है आपको डायग्राम यूरिनरी सिस्टम का है। सिंपल सा यही डायग्राम आपको बना देना है। इसमें आपको प्रॉपर दिख रहा होगा कि कहाँ पे किडनी उपस्थित है, किडनी से क्या चीज़ कनेक्ट है, जिसे यूरेटर कहते हैं। यूरेटर आगे चल के आपके यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट है और यूरिनरी ब्लैडर का जो लास्ट पोर्शन आपको दिख रहा होगा वो यूरेथ्रा है, यहाँ से यूरिन आउटपुट होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो यही डायग्राम आपको सिंपली बना देना है। अगर यूरिन फार्मेशन की हम फिजियोलॉजी देखें तो इसमें डिफरेंट टाइप के आपके कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, तब जाके यूरिन का फॉर्मेशन होता है। 3 मेजर प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस है आपका फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है सिक्रीशन। तो हम वन बाय वन देख लें। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि आपका जो ग्लोमेरुलर एरिया होता है या आपका ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं, और बॉमेन कैप्सूल, नेफ्रॉन होता है आपकी किडनी में, उसका एक हिस्सा है बॉमेन कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस ये आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपरीज जिसे कहते हैं, बहुत बारीक बारीक होती हैं, बॉमेन कैप्सूल से होकर गुजरती हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, इस वजह से जो आपके वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस हैं उस प्रेशर के अंडर वहाँ से फ़िल्टर होते हैं और फ़िल्टर होके वो आपके बॉमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। फ़िल्टर में जो होता है वो आपके वाटर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट टाइप के आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा से फ़िल्टर होके बॉमेन कैप्सूल में पहुंचते हैं, जिसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कहते हैं। यह है फिल्ट्रेशन। दूसरा पॉइंट पे अगर हम आते हैं रीएब्जॉर्प्शन पे, तो जो फिल्ट्रेशन हुआ था अब वो पहुंचता है कहाँ पे? रीनल ट्यूब्यूल में। जब आप लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो रीनल ट्यूब्यूल में जब ये पहुंचता है तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन मतलब कि दोबारा से ये एब्जॉर्ब हो जाना। अभी जो फिल्टर हुआ था वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब होके कुछ चीज़ें आपके ब्लड सर्कुलेशन में वापस पहुंच जाएंगी, इसे ही रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो उसमें जो रीएब्जॉर्ब होता है वो आपके, जैसे आपके ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कुछ साल्ट हो गए और कुछ वाटर हो गया आपका, ये चीज़ें रीएब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंच जाती हैं। बचता क्या है? आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और जो एक्सेस सब्सटेंस है बॉडी में, जैसे आपकी यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, अदर टॉक्सिन सब्सटेंस हैं, कुछ ड्रगें होती हैं, ये क्या होता है? ये आपके रीनल ट्यूब्यूल में रह जाती हैं और ये आगे की तरफ मूव हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस हो गया आपका रीएब्जॉर्प्शन का। आगे अगला जो पॉइंट है वो आपका है सिक्रीशन। ये रीएब्जॉर्प्शन का उल्टा है। रीएब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था कि नेफ्रॉन से चीज़ें रीएब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। सिक्रीशन में क्या होता है? कुछ चीज़ें सिस्टमिक सर्कुलेशन से निकल के वापस नेफ्रॉन में आती हैं। जैसे आपकी ड्रग हो गई, आपके आयंस हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन है, पोटेशियम आयन है, कुछ आपकी ड्रगें हैं, ये ब्लड स्ट्रीम से निकल के आपके नेफ्रॉन में पहुंचती हैं। ये कहलाता है आपका सिक्रीशन। ठीक है, क्यों होता है ये? ताकि ये आपके पीएच को रेगुलेट कर सके, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाने का काम कर सके। तो ये 3 मेजर प्रोसेस होती हैं और लास्ट में जो चीज़ बचता है वही हमारा कहलाता है यूरिन। अगला क्वेश्चन देख लें। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करना है। हाउ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। ठीक है,
तो दोस्तों ये लीवर यहाँ पे हमने दे दिया है ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। तो लीवर जो कि आपकी हेपेटोसाइट से बना होता है, लीवर सेल जिसको कहते हैं, इससे बना होता है। इसमें आपके 4 टाइप के लोब्स होते हैं, राइट लोब्स, लेफ़्ट लोब, काउडेट लोब, क्वाड्रेट लोब, ये 4 टाइप के आपके लोब्स होते हैं। इसमें कॉमन बाइल डक्ट उपस्थित होता है, पोर्टल वेन होती हैं इसमें, इसमें आपके आर्टरी होती है, ठीक है, हेपेटिक आर्टरी जिसे कहते हैं, फिशर एरिया होता है। तो ये डायग्राम देख लीजिएगा आप, इंटीरियर व्यू भी दिख रहा है सामने से कैसा दिखता है, पोस्टीरियर व्यू बैक साइड से कैसा दिखता है। कोशिश कीजिएगा इसको बनाने की। लीवर का स्ट्रक्चर देख लें तो लोब्स इसमें उपस्थित होता है, हेपेटोसाइट्स जो सेल है वो उपस्थित होती है। ब्लड सप्लाई कैसे होती है तो हमने बताया कि हेपेटिक पोर्टल वेन होता है, हेपेटिक आर्टरी होती है, और बाइल डक्ट होता है जो कि लीवर आपका बाइल का प्रोडक्शन करता है, और बाइल डक्ट के माध्यम से बाइल आपका गाल ब्लेडर में पहुंचता है। गाल ब्लेडर मतलब कि नॉर्मल भाषा में आप लोग पित्त के नाम से जानते होंगे। तो ये गाल ब्लेडर में जाके स्टोर होता है, और जब कभी आवश्यकता होती है तो ये इजेक्ट होके आपके इंटेस्टाइन में पहुंचता है, ड्यूडेनल पोर्शन पहुंचता है, और वहाँ पे डाइजेशन में अहम रोल प्ले करता है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। अब ये लीवर का फंक्शन देख लें तो लीवर मेन काम क्या काम करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करना, लिपिड को मेटाबोलाइज करना, प्रोटीन को मेटाबोलाइज करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, बाइल का प्रोडक्शन करना, स्टोरेज का काम करना, जैसे ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, अदर टाइप के आपके विटामिन्स और मिनरल को स्टोर करने का काम करता है, कुछ ब्लड कंपोनेंट को सिंथेसाइज करने का काम करता है, कोगुलेशन फैक्टर को यहाँ पे सिंथेसाइज करता है, ठीक है। इम्यून फंक्शन प्ले करता है ये, जैसे आपके कुछ चीज़ों को फ़िल्टर करता है, कुछ चीज़ों को रिमूव करने का भी काम करता है, बैक्टीरिया है, टॉक्सिन है, इसको ये आपके आरबीसी को स्टोर और रिसाइकिल करता है, ड्रग और हार्मोन्स को मेटाबोलाइज करता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं, देख लीजिएगा। अब इसके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के डाइजेशन पर एक नज़र डाल लें। तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। माउथ में माइलेज उपस्थित होता है, एंजाइम होता है जो वहाँ से ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। तो माउथ से होता हुआ जब स्टमक में पहुँचता है तो एसिडिक इन्वायरमेंट मिलता है, वहाँ पे भी ये डाइजेशन होता है। सलाइवी जो एमाइलेज है वहाँ पे पहुँचता है एक्शन। एसिडिक इन्वायरमेंट होने की वजह से थोड़ा बहुत एक्शन यहाँ पे रुकता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का, बट कंटिन्यू चलता रहता है। फिर ये आगे मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फर्दर वहाँ पे आपको कुछ एंजाइम मिलते हैं जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पैनक्रियाटिक जूस पहुँच चुके होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके एमाइलेज होते हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, इस सब में तोड़ने का काम करते हैं। प्रोटीन का डाइजेशन ये आपके स्टमक में शुरू होता है, जहाँ पे आपके एंजाइम उपस्थित होता है जिसे पेप्सिन के नाम से हम जानते हैं। ये क्या काम करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। आगे यही फूड प्रोडक्ट जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है तो यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम मिल जाता है जो कि आपके पैनक्रियाज से आता है। ये भी आपके प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। फिर ब्रश बॉर्डर एंजाइम होते हैं, ये भी तोड़ता है। फिर ये फर्दर एब्जॉर्प्शन इसका होता है, प्रोटीन चूँकि टूटता है और फिर अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, वहाँ से ये एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर फैट की बात करते हैं तो फैट का भी डाइजेशन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंट टाइप के आपके एंजाइम्स होते हैं, जैसे लाइपेज हो गया, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये पहुँचा होता है और ये फैट को तोड़ता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, और जिसके बाद ये एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच जाता है। तो ये था इसका मेटाबॉलिज्म। पार्ट ए या सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज़ आरएच फैक्टर। तो मसल हमारी कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है उसकी फिजियोलॉजी लिखनी है, और आरएच फैक्टर क्या होता है इसके बारे में हमें थोड़ा लिखना है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको पता होगा कि आपके मसल में 2 टाइप के फिलामेंट्स उपस्थित होते हैं, एक एक्टिन फिलामेंट होता है, एक मायोसिन फिलामेंट होता है। एक्टिन फिलामेंट में क्या होता है, एक्टिन जो कि पतला फिलामेंट होता है, और मायोसिन क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। मायोसिन पे हेड उपस्थित होता है, जो कि मायोसिन का जो हेड है वो जाके बाइंड होता है किससे, एक्टिन से। बट बाइंड कब होगा,
जब एक्टिन के ऊपर एक्चुअली एक चीज़ की लेयर होती है जिसे कहते हैं ट्रोपोनिन। जब कैल्शियम आयन उस ट्रोपोनिन को हटाता है तो एक्टिन का एक सिरा खुल जाता है, जिसकी वजह से मायोसिन का हेड जाके एक्टिन पे बाइंड होता है और मायोसिन फिर अपनी तरफ उसको पुल करता है। जब ये पुल करता है तो एक्टिन उसकी तरफ आता है और मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर डायग्राम में दिख रहा होगा, स्टेप बाई है कि पहले स्टेप में क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेप में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। इसी को हम आगे देख लें। तो इसे हम स्लाइडिंग फिलामेंट भी कह सकते हैं। क्या होता है इसमें कि कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो आपके जो ट्रोपोनिन पे बाइंड, जो आपके एक्टिन पे ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोनिन की कवरिंग होती है। कैल्शियम आयन क्या काम करता है, ट्रोपोनिन की कवरिंग को हटा देता है, और जब हटा देता है तो ट्रोपोनिन पे जो पॉकेट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। अब उसकी वजह से मायोसिन का जो हेड होता है वो ट्रोपोनिन के उस पॉकेट से जाके बाइंड हो जाता है, और बाइंड होके क्या काम करता है, वो अपनी तरफ पुल करता है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिखी हुई दिखेंगी, इसको पढ़ लीजिएगा। जब अपनी तरफ पुल करेगा तो क्या होगा कि ये स्लाइड करेगा, स्लाइड इसीलिए स्लाइडिंग फिलामेंट कहते हैं ना, स्लाइड करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और उसकी वजह से मसल का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है फिर कैल्शियम वहाँ से क्या होता है, हट जाता है। कैल्शियम हटता है तो ट्रोपोनिन की कवरिंग फिर से हो जाती है और मायोसिन हेड वहाँ से हट जाता है और फिर मसल हमारी रिलैक्स हो जाती है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इसी पे बेस हमारा मूवमेंट होता है, तभी हम मूव कर पाते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ना हो तो हम मूव ना कर पाएँ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। सेकेंड पार्ट हम जो आपका सेक्शन बी है उसको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे।